बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शहर की फजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। रावलपिंडी के नवाह में अडियाला जेल की बुलंद दीवारें रात के सन्नाटे में खामोश खड़ी थीं, गोया वो कोई राज छिपाए हुए थीं। उन दीवारों के पीछे एक तंग सी कोठरी में उमरान अहमद खान नियाजी बैठा था। उसका चेहरा थकावट से लबरेज था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी लाखों लोगों को सड़कों पर ले आई थी। वो कोई आम कैदी नहीं था, वो एक लीडर था, एक ख्वाब देखने वाला और एक ऐसी तहरीक का मेमार जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को हिलाकर रख दिया था। उमरान अहमद खान नियाजी की कहानी एक दास्तान थी जो करकट के मैदानों से शुरू हुई, जहां उसने अपनी कौम को आलमी कब जतवाया। वो एक फलाही कारकन था जिसने कैंसर के मरीजों के लिए अस्पताल बनाए, और फिर एक सियासी लीडर बना जिसने तब्दीली का वादा किया। लेकिन अब वो यहाँ था, एक छोटी सी कोठरी में, जहां रोशनी एक तंग खिड़की से छनकर आती थी और वक्त गवया ठहर सा गया था। रात के तीसरे पहर, जब जेल की दीवारें सर्दी से ठुठर रही थीं, उमरान अपनी कोठरी में एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा था। उसकी कलम से निकलने वाले अल्फाज महज ख्यालात नहीं थे, बल्कि एक नई तहरीक का नक्शा थे। वो लिख रहा था, जब एक कौम अपने हक के लिए खड़ी होती है तो कोई सुलाखें उसे रोक नहीं सकते। मेरा जुर्म ये नहीं कि मैंने बगावत की, मेरा जुर्म ये है कि मैंने ख्वाब देखा, और वो ख्वाब अब मेरा नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। अचानक बाहर से एक हल्की सी आहट आई। उमरान ने कलम रोका और कान लगाए। दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। कौन? उसकी आवाज प्रस्कून लेकिन पुरज़्म थी। मैं हूं, खां साहब, आसिम। आवाज जेल के एक छोटे से गार्ड की थी जो खफिया तौर पर उमरान का मदाह था। आपके लिए एक पैगाम है। उमरान ने भनवें चढ़ाए। पैगाम? किसका? आसिम ने दरवाजे के नीचे से एक छोटी सी पर्ची सरकाई। यह शहर के बाहर से आया है, आपके कारकुनों ने भेजा है। वो कहते हैं कि वक्त आ गया है। उमरान ने पर्ची उठाई और उसे खोला। इस पर सादा सियाही से लिखा था, खां साहिब, हम आपके बगैर अधूरे हैं। तहरीक जिंदा है। कल रात 12 बजे शहर के चौराहे पर हम आपका इंतजार करेंगे। हिम्मत न हारें। पर्ची के नीचे एक छोटा सा निशान था, एक मिशेल का, जो इमरान की तहरीक का निशान था। उसकी आंखों में एक चमक उठी। ये कोई आम पैगाम नहीं था, ये एक चैलेंज था, एक दावत थी कि वो अपनी जुदोजहद को सुलाखों के पीछे से भी जारी रखे। लेकिन वो जेल में था, बाहर की दुनिया उससे दूर थी। फिर भी उसके दिल में एक आग जल रही थी। अगली सुबह कप्तान उमरान खां की अपनी कानूनी टीम से मुलाकात थी। इसकी टीम में एक नौजवान वकील जैनब मल्क थी, जो अपनी जरात और जहानत के लिए जानी जाती थी। जैनब ने उमरान से कहा, खान साहिब, हम अदालत में आपके केस को मजबूत कर रहे हैं। सबूत कमजोर हैं, लेकिन निजाम आपके खिलाफ है। बाहर लोगों का गम और गुस्सा बढ़ रहा है, वो आपको वापस चाहते हैं, लेकिन आप यहां से क्या कर सकते हैं? उमरान ने पर्ची जैनब की तरफ बढ़ाई। ये लो, उसे शहर के कारकुनों तक पहुंचाओ और आसिम से कहो कि वो आज रात दरवाजे पर नजर रखे। जैनब ने पर्ची पढ़ी और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। दूसरी तरफ शहर में एक तूफान तैयार हो रहा था। उमरान के कारकुन, जो तहरीक इंसाफ के नाम से जाने जाते थे, खफिया तौर पर शहर के चौराहे पर जमा हो रहे थे। उनकी क़ियादत एक साबिक फौजी अफसर कर्नल रिजवान कर रहा था। रिजवान ने कारकुनों से कहा, खान साहब ने हमें पैगाम भेजा है। वो जेल में हैं, लेकिन उनका जज्बा हमारे साथ है। कल रात हम शहर के चौराहे पर जमा होंगे। ये हमारा आखिरी मौका है कि हम निजाम को बताएं कि हम झुकेंगे नहीं। क्या तुम तैयार हो? हुजूम से एक जोरदार नारा बुलंद हुआ। हाँ, खान तेरा साथ निभाएंगे। लेकिन सब कुछ इतना सादा नहीं था। शहर के दूसरे हिस्से में एक खफिया अजलास हो रहा था। हुकूमती एजेंट्स, जिनकी क़ियादत एक चालाक अफसर जनरल फैसल कर रहा था, उमरान की तहरीक को खत्म करने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। रात 11 बजे अडियाला जेल के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। उमरान अपनी कोठरी में बैठा अपने मंसूबे पर गौर कर रहा था। वो जानता था कि बाहर निकलना नामुमकिन नहीं था, लेकिन खतरनाक जरूर था। आसिम खामोशी से उमरान की कोठरी के पास आया। खान साहब, सब तैयार है। मैंने गार्ड्स को चाय पिलाई है। इसमें हल्की सी नींद की दवा है। वो 1 घंटे के लिए सो जाएंगे, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। उमरान ने उसके कुंधे पर हाथ रखा। तो फिर चलो, आज रात
हम तारीख लिखेंगे। आसिम ने इमरान को झील के पछले हिस्से तक पहुंचाया, जहां एक छोटी सी सरंग थी जो झील के बाहर खुलती थी। आसिम ने सरंग का दरवाजा खोला और इमरान को एक पुरानी मोटरसाइकिल दी। ये लें खान साहब, शहर आपका इंतजार कर रहा है। उमरान ने मोटरसाइकिल संभाली। वो जानता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ था। जब उमरान शहर के चौराहे पर पहुंचा तो मंजर उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा अजीम था। हजारों लोग जमा थे, उनके हाथों में मशालें थीं और उनके चेहरों पर इज़्म। नारे आसमान से टिकरा रहे थे, खां तेरा साथ निभाएंगे। जैनब और रजवान स्टेज पर मौजूद थे, हुजूम को मुनज्जम कर रहे थे। जब इमरान को देखा तो हुजूम एक समंदर की तरह लहरा उठा। वो स्टेज पर चढ़ा और माइक संभाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसकी आवाज गूंजी, मैं झील से निकला हूं क्योंकि तुम्हारा प्यार मुझे यहां खींच लाया। ये लड़ाई मेरी नहीं, तुम्हारी है। ये इंसाफ की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई है। हुजूम पागल हो गया। लेकिन उसी लम्हे दूर से सायरन की आवाजें आने लगीं। पुलिस आ रही थी। जैनब ने इमरान के पास आकर कहा, खान साहब आपको जाना होगा, जनरल फैसल की फोर्सेज आ रही हैं। उमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जैनब मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर वो मुझे पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ लें, लेकिन ये आग अब बुझेगी नहीं। पुलिस ने चौराहे को घेर लिया, लेकिन हुजूम ने इमरान को एक इंसानी दीवार बनाकर घेर लिया। जनरल फैसल खुद वहां मौजूद था। उसने मायक उठाया और कहा, उमरान अहमद खान नियाजी, तुम एक बागी हो, अपने आप को कानून के हवाले करो वरना नताइज भुगतो। उमरान ने जवाब दिया, फैसल तुम कानून की बात करते हो? ये वही कानून है जो इंसाफ को कैद करता है। ये वही कानून है जो गरीब को कुचलता है। ये धुएं का बम था जो जनरल फैसल की टीम ने फेंका था। अफरा-तफरी फैल गई। जैनब और रजवान ने इमरान को हुजूम के दरमियान से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो गुम हो गया। हकीकत ये थी कि रजवान ने एक खफिया मंसूबा बनाया था। उसने इमरान को एक पुरानी गाड़ी में शहर के बाहर एक खफिया ठिकाने पर पहुंचा दिया था। वो ठिकाना एक पुराना गोदाम था, जहां तहरीक के चंद वफादार कारकन मौजूद थे। रिदवान ने कहा, खां साहब ये सिर्फ शुरुआत है, शहर जाग चुका है, अब हमें पूरे मुल्क को जगाना है। इमरान ने गहरी सांस ली। तो फिर तैयारी करो, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। रात के सन्नाटे में रावलपिंडी के निवाह में एक पुराना गोदाम तन्हाई से गूंज रहा था। ये वही खफिया ठिकाना था जहां उमरान अहमद खान नियाजी को कर्नल रजवान ने इफरात-फरी के बाद पहुंचाया था। गोदाम की दीवारों पर लटकी हुई एक टमटमाती बल्ब की रोशनी में उमरान एक पुरानी कुर्सी पर बैठा अपने कारकुनों से गुफ्तगू कर रहा था। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी आवाज में वही जोश था जो कभी लाखों लोगों को सड़कों पर ले आया था। खान साहब अब क्या करेंगे? जैनब मुल्क, जो अब तहरीक की एक अहम रुकन बन चुकी थी, ने पूछा। इसकी आवाज में फिक्रमंदी थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद भी झलक रही थी। उमरान ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। जैनब, हम वही करेंगे जो हमने हमेशा किया, लोगों के दिलों को जगाना। हमें फौरी तौर पर कोई मंसूबा बनाना होगा। उमरान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, हम शहर से बाहर जाएंगे। अगर हमें ये जंग जीतनी है तो हमें पूरे पाकिस्तान को साथ लेना होगा। हम एक नई तहरीक शुरू करेंगे, एक ऐसी तहरीक जो हर गांव, हर शहर तक पहुंचे। अगले चंद दिनों में उमरान और उसके वफादार कारकुनों ने एक खफिया नेटवर्क बनाया। वो रात के अंधेरे में सफर करते, छोटे छोटे गांव और कस्बों में जाते, जहां वो लोगों से मिलते और उन्हें अपने वीएन के बारे में बताते। इमरान की आवाज अब सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं थी, वो देहातों में भी गूंज रही थी। किसान, मजदूर, तालिब इल्म और खवातीन सब इसकी बात सुनने के लिए जमा होते। वो कहता, ये जंग सिर्फ मेरी नहीं, ये तुम्हारी जंग है। ये इंसाफ की जंग है, आजादी की जंग है। इसी दौरान एक नया किरदार सामने आया, मरियम, एक नौजवान सहाफी जो उमरान की तहरीक की कहानी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए प्रिज्म थी। मरियम ने अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिए इमरान के पैगामात को नशर करना शुरू किया। उसके वीडियोस वायरल हो गए और जल्द ही पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तान की इस तहरीक के बारे में बात करने लगे। मरियम ने इमरान से एक खफिया मुलाकात की और कहा, खान साहब, आपकी आवाज अब सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, पूरी दुनिया तक जा रही है। लेकिन जनरल फैसल ने मेरे खिलाफ वारंट जारी कर दिए हैं। उमरान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मरियम, तुम्हारी हिम्मत हमारी ताकत है। अगर तुम डर गए तो हम हार जाएंगे। अपना काम जारी रखो। एक रात जब उमरान और उसके कारकन एक दौर अफ्तादा गांव में जमा थे, जनरल फैसल की फोर्सेस ने हमला कर दिया।
रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाजें गूंजने लगें। उमरान ने फौरन अपने कारकुनों को मुनज्जम किया। हम पीछे नहीं हटेंगे, इसने चीख कर कहा। रजवान और उसके चंद वफादार साथियों ने फोर्सेस का मुकाबला किया, जबकि जैनब और मरियम ने इमरान को वहां से निकालने की कोशिश की। लेकिन उसी दौरान एक गोली रजवान के कुंधे में लगी। वो गिर पड़ा, लेकिन उसने इमरान से कहा, खां साहब जाएं, आपको जिंदा रहना है, तहरीक आपके बगैर खत्म हो जाएगी। उमरान की आंखों में आंसू आ गए। रजवान, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता। रिदवान ने उसका हाथ पकड़ा। खां साहब, ये मेरी कुर्बानी है, जाएं और वादा करें कि आप ये जंग जीतेंगे। जैनब ने इमरान को खींचकर एक पुरानी जेब में बैठाया और वो रात के अंधेरे में गायब हो गए। पीछे रिदवान और उसके साथियों ने आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखी। हमले के बाद उमरान और उसके बाकी कारकुन एक नए ठिकाने पर पहुंचे, एक पहाड़ी इलाके में एक छोटी सी बस्ती। यहां के लोग सादा थे, लेकिन उनके दिलों में वही आग थी जो इमरान की तहरीक की रूह थी। उमरान ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी तहरीक को एक अजीम उल शान शक्ल दें। उसने जैनब, मरियम और दीगर कारकुनों से कहा, हमें एक कौमी जलसे का ऐलान करना होगा। यह हमारा आखिरी दांव होगा। अगर हमने उस बार हार मान ली तो हमारा ख्वाब हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। जैनब ने फिक्रमंदी से कहा, लेकिन खां साहब, जनरल फैसल हमें वहां पहुंचने से पहले ही पकड़ लेगा। उमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जैनब, वो मुझे पकड़ सकता है, लेकिन इस ख्वाब को नहीं। ये ख्वाब अब हर पाकिस्तानी के दिल में है। मरियम ने अपना कैमरा उठाया और कहा, खां साहब, मैं इस जलसे को पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगी, बस आप हिम्मत न हारें। चंद हफ्तों की तैयारी के बाद उमरान ने एक कौमी जलसे का ऐलान किया। मकाम था इस्लामाबाद का एक बड़ा मैदान, जहां कभी उसकी तहरीक ने अपनी ताकत दिखाई थी। जलसे से पहले जनरल फैसल ने शहर को छावनी में तब्दील कर दिया। सड़कों पर टींग खड़े थे और पुलिस हर आने जाने वाले को चेक कर रही थी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने फैसल के खौफ को मुस्तरद कर दिया। जलसे के दिन लाखों लोग मैदान में जमा हो गए। किसान, मजदूर, तालिब इल्म, खवातीन, बूढ़े और बच्चे सब वहां मौजूद थे। मरियम के कैमरे दुनिया को ये मंजर दिखा रहे थे। जब उमरान स्टेज पर आया तो हुजूम एक समंदर की तरह लहरा उठा। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उमरान की आवाज गूंजी, मैं एक कैदी था, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे आजाद किया। आज हम यहां एक नई सुबह के लिए जमा हैं। ये सुबह इंसाफ की है, आजादी की है और एक नए पाकिस्तान की है। हुजूम ने नारे लगाना शुरू कर दिए। लेकिन इसी लम्हे जनरल फैसल की फोर्सेस ने मैदान को घेर लिया। टैंक आगे बढ़े और पुलिस ने हुजूम पर आंसू गैस फेंकना शुरू कर दी। अफरातफरी फैल गई। जैनब ने इमरान से कहा, खान साहब, हमें आपको यहां से निकालना होगा। लेकिन इमरान ने इनकार कर दिया। जैनब, मैं अपनी कौम को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर ये मेरा आखिरी दिन है तो मैं उसे अपने लोगों के साथ गुजारूंगा। इसी लम्हे एक मौजज़ा हुआ। हुजूम ने पुलिस के खिलाफ एक इंसानी दीवार बना ली। खवातीन और बच्चों ने आगे बढ़कर टैंकों के सामने खड़े हो गए। एक बूढ़ा किसान चीखा, हम अपने खां को नहीं खोएंगे। इस मंजर ने फोर्सेस के दिल हिला दिए। कई पुलिस अहलकारों ने अपने हथियार फेंक दिए। एक जवान अफसर ने जनरल फैसल से कहा, सिर, ये हमारे अपने लोग हैं, हम उन पर गोली नहीं चला सकते। जनरल फैसल गुस्से से पागल हो गया। उसने खुद बंदूक उठाई और इमरान की तरफ निशाना बनाया। लेकिन उससे पहले कि वो गोली चला पाता, जैनब ने उसे धुक्का दिया। गोली हुआ में गुम हो गई। हुजूम ने जनरल फैसल को घेर लिया और वो गिरफ्तार हो गया। जलसे के बाद पाकिस्तान में एक नई सुबह तुलुआ हुई। इमरान अहमद खां, नयाजी की तहरीक ने निजाम को हिलाकर रख दिया। जनरल फैसल और उसके साथियों को इंसाफ के कटहरे में लाया गया। उमरान ने एक नई हुकूमत के क़ियाम का ऐलान किया, जो अवाम की मर्जी से चलती थी। उसने अपनी कौम से वादा किया कि वो एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां इंसाफ, मुसावात और आज़ादी हर शहरी का हक हो। जैनब, मरियम और तहरीक के दीगर कारकुन इस नए सफर में उमरान के साथ थे। रजवान, जो हमले में जख्मी हुआ था, सेहत याब हो गया और तहरीक का एक अहम सतून बना। मरियम ने अपनी सहाफत के जरिए दुनिया को पाकिस्तान की नई कहानी सुनाई। आखिरी मंजर में उमरान एक छोटे से गांव में खड़ा था, जहां उसने अपनी तहरीक की इब्तिदा की थी। इसके सामने बच्चों का एक हुजूम था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। एक बच्ची ने पूछा, खान साहिब, आपने कैसे ये सब किया? उमरान ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने बस एक ख्वाब देखा और तुम सब ने उसे सच कर दिया। ये कहानी एक अफसानवी दास्तान है जो उमरान अहमद खान नियाजी के किरदार से मुतासिर है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख्याली है।